का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। इंटरमीडिएट बायोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिसे आप हेरिडिटी एंड वेरिएशंस कहते हैं। और इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर आपसे पूछी जाती रहती है, या यूँ कह लीजिए कि उसके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो टर्म बार बार आते रहते हैं जब आप मेंडलिज्म को पढ़ेंगे, हेरिडिटी या वेरिएशंस को पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर मुख्य रूप से रिलेट करता है मेंडल साहब से। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मेंडल के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसे हम लोग यहाँ देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेंडल साहब के बारे में कि सन 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में ऑगस्टीनियन ईसाइयों के पादरी थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, ग्रेगर जॉन मेंडल आप इन्हें कहेंगे, जिनका जीवन काल 1822 से 1884 तक था। इन्होंने वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिकी, आप कह सकते हैं आधुनिक आनुवांशिकी की नींव डाली है। तो जो फाउंडर है, माने इसकी स्थापना इन्होंने की, इसकी नींव इन्होंने ही डाली है। इसीलिए मेंडल को आनुवांशिकी या आधुनिक आनुवांशिकी का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो दोनों कह सकते हैं, फादर ऑफ आनुवांशिकी माने हेरिडिटी और या मॉडर्न हेरिडिटी, दोनों के जनक कहलाते हैं। वंशागति पर मेंडल की खोज का वर्णन तथा उनकी परिकल्पनाएं सन 1866 में, नाम आपको याद रखना है, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनन, फिर से समझ लें, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनन में छपी एक इनका पेपर था, या कह सकते पुस्तक थी जिसमें ये छपा। लेकिन दुर्भाग्यवश लगभग 34 वर्षों तक इन पर वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया। फिर सन 1900 में जर्मनी में कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डिब्रीच तथा एरिक वान शेरमैक, ये 3 वैज्ञानिक हैं, फिर से नाम सुन लें, कार्ल कोरेंस, और हॉलैंड के में थे ह्यूगो डिब्रीच, और तीसरे थे ऑस्ट्रिया में एरिक वान शेरमैक का इन पर ध्यान गया, अर्थात इनकी पुनः खोज हुई। तो उसके बाद इनको केयर किया गया है इनके इस शोध का, और उसके बाद से आप इसे डिटेल में पढ़ते हैं, और उसके बाद इनको पूरा उसका श्रेय गया और फादर ऑफ हेरिडिटी कहलाए, और बाकी इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था। तो ये कुछ आपने बेसिक चीज़ें इनके बारे में जान ली, जिसमें आपको एक पुस्तक का नाम नोट करके रखना है, जिसमें इनका लेख छपा हुआ था, ये शोध। दूसरा आपको ध्यान देना है कौन से 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पर पुनः ध्यान दिलाया, और तीसरा आपको याद रखना है कि इनको मॉडर्न और नॉर्मल फादर ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक्स कहा जाता है। अब आगे इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसका हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। वंशागति और विविधता, इसे हिंदी में आप कहते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, इंग्लिश में कहते हैं। तो इसे हम लोग कुछ प्रश्नों के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से क्या लाभ हुए, या उन्होंने केवल मटर के ही पौधे का प्रयोग क्यों किया, एक ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका आंसर देखने से पहले हम बता दें, मटर जो है उसका साइंटिफिक नेम या आप कह सकते हैं बॉटनिकल नेम जो होता है पाइसम सैटिवम होता है, सटाइवम भी कुछ लोग पढ़ते हैं। ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और लेगुमिनेसी फैमिली जो है 3 उसे उप सब फैमिली में डिवाइड किया गया है, पैपिलियोनेसी, सिजेलपिनेसी, मिमोसॉइडी। ये उसमें उपवर्गों में ये पैपिलियोनेस्टी सब फैमिली से बिलोंग करती है। तो उत्तर में दे लेते हैं, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए, पहला जो प्रश्न था। या दूसरा है कि उन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यह एक वर्षीय पौधा है एवं इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता था। माने एक ऐसा पौधा है जिसे एक साल में 3 से 4 बार उगा सकते, क्योंकि ये एक वर्षीय कहलाता है, 3 महीने में उग जाता है। इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिले, जैसे उन्होंने 7 ट्रेड्स, 7 कैरेक्टर को लेकर के मटर के पौधे का उन्होंने अपना पूरा नियम दिया है। और तीसरा देते हैं, इसमें स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेटेड होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं आ पाई। तो ये सेल्फ माने इसमें स्वपरागण की भी कैपेबिलिटी होती है। परागण से संबंधित एक वीडियो हमने 2nd चैप्टर के अंतर्गत बनाया था, आप उसे प्लेलिस्ट से देख भी सकते हैं। नर व मादा एक ही पौधे में मिल जाते हैं, माने बाइसेक्सुअल कैरेक्टर इसमें है। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है सेम प्लांट पे ही मिल जाता है, तो आपको इसके अध्ययन के लिए एक से अधिक पौधों की भी आवश्यकता नहीं है।
यह पौधा अनुवांशिक रूप से शुद्ध था, माने इसमें प्योरिटी थी, जेनेटिकली ये प्योर था। वह पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध बने रहे। तो बार बार में जो क्रॉस भी होता है, चाहे स्वपरागण के द्वारा हो चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो भी इनमें शुद्धता बनी रहती है। और छठा देखते हैं, इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी रही। तो जो ये मटर की आपने फली भी देखी होगी, तो उसमें एक साथ एक से अधिक आपको दाने मिल जाएंगे, 5, 6, 8 दाने मिल जाते हैं। तो उनमें जो बीज उत्पन्न होते हैं उससे निष्कर्ष निकालने में बहुत आसानी होती है। ये कुछ मुख्य रीजन थे जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट अवेलेबल होने के बाद भी इन्होंने पाइसम सैटिवम लेग्यूमिनेसी फैमिली का जो प्लांट है उसे इन्होंने अपने यूज में लिया और बहुत सारी विशेषताएं इसमें उपस्थित थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विभेद कीजिए। प्रभाविता और अप्रभाविता माने डोमिनेंस और रिसेसिव। प्रभाविता शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसमें आपसे डिफरेंस पूछा था, उसी क्रम में हमने यहाँ बता दिया है। इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे से छिप या दब जाता है, माने इसमें असमान कारक होते हैं। जो प्रभावी होता है वो दिखता है और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो दब जाता है। अभी यहाँ सुनते चले, आगे ये सारी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है। तो जो डोमिनेंट करेक्टर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो प्रथम पीढ़ी में आपको शो होता है, और जो रिसेसिव करेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है, वो दब जाता है, सप्रेस हो जाता है। अब बात करते हैं अप्रभाविता की या रिसेसिव की। तो इसमें असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। तो इसमें असमान कारक जो होते हैं उसमें जो पेयर होता है उसमें से कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी होता है और एक अप्रभावी रहता है। यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विप्रयासी गुणों या विप्रयासी गुणों के युग्म में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होती है। तो माने जब संकरण होगा तो प्रथम पीढ़ी में उपस्थित होंगे, लेकिन ये प्रदर्शित नहीं होंगे क्योंकि ये दबे रहते हैं। तो मेंडल साहब ने दिया भी है प्रभाविता का फर्स्ट नियम, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो उन्होंने बताया कि प्रथम पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण ही देखते हैं, अप्रभावी लक्षण सप्रेस हो जाते हैं। और आगे चलते हैं, 2 टर्म आपको यहाँ और मिल रहे हैं, समयुग्मजी और विषम युग्मजी, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में देखते हैं इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। समयुग्मकी माने ऐसा युग्मक जो सिमिलर हो, एक जैसा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने कैपिटल टी किसी पौधे के टाल करेक्टर को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया है कि इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, कैपिटल टी होते हैं। और अंतर के क्रम में देखते हैं, जनन के समय एक ही प्रकार के इसमें युग्मक बनते हैं, कैपिटल टी ही बनेंगे, और उनकी संतान जनक के समजीनी समलक्षणी होती है। तो माने उनकी संतान जनक के माने जो माता पिता हैं उनके लक्षणों के समान ही लक्षण संतान में भी पाया जाएगा, ये इसका मतलब था। आगे चलते हैं, विषम युग्मकी की बात करते हैं हम लोग। हेट्रोजाइगस, इसमें एक कारक के दोनों विकल्प असमान होते हैं। उसमें बताया गया एक कारक के दोनों विकल्प समान होते हैं, कैपिटल टी था और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं इसमें, उसमें सिमिलर थे, कैपिटल बने एक ही जैसे बनते थे, इसमें असमान बनेंगे, एक जैसे नहीं होंगे क्योंकि सिमिलरिटी नहीं है यहाँ पे, डिसिमिलरिटी है, विषम युग्मक है यहाँ पे। और इनकी संतान में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण प्रकट होंगे। कैपिटल टी जो प्रभावी लक्षण को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी लक्षण को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों लक्षण प्रकट होंगे। वहाँ पे था कि पेरेंट के समान केवल प्रभावी लक्षण या जो पेरेंट में लक्षण थे वही शो हो रहे थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और आगे चलते एक संकर और द्विसंकर में विभेद कीजिए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस माने एक संकर संकरण क्या है और द्विसंकर संकरण, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एक संकर संकरण को मेंडल साहब ने किसे कहा, जब किसी पौधे में एक करेक्टर को, एक लक्षण को, एक जोड़ी लक्षण को लेकर केवल आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उसे बोला जाता है एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब किसी पौधे के 2 लक्षणों को लेकर के उन्हें आपस में क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो उसे बोलते हैं द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। और यहाँ पे हमने इस टर्मिनोलॉजी को जानने के साथ ही आपका क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाता है। अक्सर इस पर या तो टिप्पणी पूछी जाती है 1-2 नंबर में, या इस पर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। हमने डिफरेंस के क्रम में आपको बताया, तो आप इसमें शॉर्ट नोट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो एक ही लक्षण के 2 विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो एक संकर संकरण है तो एक ही लक्षण के 2 विभिन्न गुणों के इसमें अध्ययन किया जाता है। ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजी हों। यहाँ बताया गया कि ऐसा जीव हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी
कैसे होने चाहिए, हेटेरोजाइगस होने चाहिए। सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है, सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है ये। अब द्विसंकर संकरण की यदि हम लोग बात करें तो 2 प्रयासी लक्षणों का इसमें अध्ययन किया जाता है। बताया गया कि 2 कैरेक्टर को लेकर के ही इसमें अध्ययन होता है, तभी ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है द्विसंकर संकरण इसे क्यों कहते हैं, तो आप बताते किसी पौधे के जब 2 लक्षणों को लेकर के आपस में संकरण कराया जाए तो उसे 2 संकर संकरण बोलेंगे। ऐसा जीव जिसमें 2 जीन स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न हो, इसमें 2 जीव, इसमें ऐसा जीव होगा जिसमें जो जीन स्थल हैं 2 उसमें अलग अलग युग्म विकल्पी उपस्थित होंगे और दोनों 2 लक्षणों में भिन्न होता है। ये दोनों लक्षण इसके अलग अलग होंगे, एक जैसे लक्षण नहीं होंगे। तो ये अभी हमने थोड़ा बेसिक इस चैप्टर में बनाने का प्रयास किया, ये तो बहुत ही बेसिक है। अभी हम लोग मेंडल के नेक्स्ट वीडियो में प्रथम द्वितीय नियम देखेंगे, फिर तृतीय नियम को हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे और इतना बढ़िया से आप समझ सकेंगे वहाँ पे आसानी से उसे आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर अलग अलग वीडियो में डिवाइड रहेगा, आप वीडियो को देखिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके आप सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।